नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौहान और आज हम लोग बात करने वाले हैं मंत्री परिषद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारे संविधान द्वारा राज्यों में संसदात्मक शासन व्यवस्था की गई है और राज्यों के अंदर जो विधान सभा या विधान परिषद की व्यवस्थाएं की जाती है उसमें मुख्य रूप से मंत्री परिषद में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, जो कि राज्यों की विधानसभा के प्रति क्या होते हैं दोस्तों, वो उत्तरदायी होते हैं। इनमें क्या होता है दोस्तों कि कुछ तो होते हैं मंत्री और साथ में एक होता है उनका मंत्री मुख्य, जिसको हम मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं। दोस्तों होता क्या है कि अब अगर हम बात करें राज्य की मंत्री परिषद के गठन का तो सबसे पहले बात आती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। जी हाँ दोस्तों, किसकी बात आती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात आती है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि भैया ये जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में मंत्री परिषद के गठन की बात आती है, ये इसका सबसे पहला चरण है अनुच्छेद संख्या 164। अनुच्छेद संख्या कौन सा? 164 नंबर आर्टिकल 164। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, है ना? एक ये क्या लिखा है देखो, 1 6 और 4, है ना? तो आप याद रखना एक छाछ, एक गिलास छाछ पीकर के आदमी क्या बन जाता है? मुख्यमंत्री। एक छाछ याद रखना, क्या याद रखना है? एक और फिर क्या याद रखना है? छा और फिर क्या याद रखना है? च, है ना? 164। तो 164 से आप याद रखेंगे कि 164 नंबर है ना दोस्तों, वो किससे संबंधित है? वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। फिर मुख्यमंत्री सलाह देता है, किसको सलाह देता है? मुख्यमंत्री सलाह देता है राज्यपाल को और फिर नियुक्ति होती है अन्य मंत्रियों की। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री कौन बनता है? मुख्यमंत्री वही व्यक्ति बनता है दोस्तों जो बहुमत दल का क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है। जो भी पार्टी विजयी होकर के आती है, चुनाव में जीतती है, जीतने के बाद में जिसका बहुमत होता है दोस्तों, उस बहुमत दल का एक नेता बनता है, एक लीडर चुना जाता है और वही लीडर क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है ना? अब देखिए बात करते हैं मंत्रियों के चयन की। तो अन्य मंत्रियों का चयन है ना कौन करता है? ध्यान रखिएगा, अन्य मंत्रियों का चयन जो है ना वो मुख्यमंत्री के द्वारा यानी कि सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है और उसके विभागों की सूची राज्यपाल को वो दे देता है। मतलब राज्यपाल को बता देता है दोस्तों कि ये व्यक्ति जो है ना वो अब क्या बनने वाला है, ये हमारी तरफ से बनेगा मंत्री। मंत्री परिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार माना जाता है। मंत्री परिषद में कितने सदस्य हैं इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री करता है। ये दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि इन सभी बातों का निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री। और वो सौंप देता है वो लिस्ट किसको? राज्यपाल को सौंप देता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 91वां संविधान संशोधन 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये है कि भैया ये जो सदस्य संख्या है, ये सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 15% तक। अर्थात मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 15%। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे देखिए हमारे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। अगर मैं 200 का 15% निकालता हूं दोस्तों, तो 200 का 15% कितना होता है? 200 का 15% होता है 30। अर्थात 30 व्यक्ति जो है ना वो बन सकते हैं क्या? मंत्री। अर्थात मंत्री परिषद में 30 ही व्यक्ति अधिकतम हो सकते हैं राजस्थान में। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री व्यवहारिक दृष्टि से निम्न बातों का ध्यान रखता है। किन किन बातों का ध्यान रखता है? कि राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। मतलब ये देखा जाना चाहिए कि ऐसा नहीं कि किसी एक ही क्षेत्र के ज्यादा व्यक्तियों को उसके अंदर रखा जाए, किसी एक ही प्रकार के या एक ही तबके के लोगों को ज्यादा मंत्री का जो है पद दे दिया जाए। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री चयन करता है अपने मंत्री परिषद का। दोस्तों सामान्यतया मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है, जिससे मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। देखिए दोस्तों, ये मंत्री कौन व्यक्ति बनेगा इस बात का निर्धारण मुख्यमंत्री करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो उसी की पार्टी का हो। मंत्री किसी भी बनाया जा सकता है, ये सब कुछ निर्भर करता है मुख्यमंत्री पर साधारण तौर पर मंत्री उसे ही बनाया जाता है जो कि उस ही पार्टी का हो या उसी का समर्थक होता है, उसी का दल का होता है। मंत्रियों की अगर योग्यताओं की बात करें ना दोस्तों, तो मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हों। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है और विधानमंडल का जो है ना अगर सदस्य नहीं है दोस्तों, तो क्या होगा? तो देखिए क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनना है तो पहली बात तो उसका सदस्य होना जरूरी है। अर्थात या तो विधानमंडल में से वो विधानसभा का या तो सदस्य हो दोस्तों, और विधानसभा के अलावा अगर कहीं कहीं पर जो विधान परिषद का कंसेप्ट है या फिर वो उसका सदस्य होना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए और नहीं है तो 6 माह के अंदर अंदर
इसकी सदस्यता हासिल कर लेनी ही चाहिए, दोनों में से किसी एक की। यदि ऐसा नहीं कर पाता है दोस्तों तो फिर उसको मंत्रिपरिषद में से हटाया जा सकता है। ऐसा करने में असफल रहने पर मंत्रिमंडल उसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब उसको रिजाइन देना पड़ता है कैबिनेट में से और फिर उसको अपना पद त्याग करना पड़ सकता है। मंत्रियों के कार्य के विभाजन की बात अगर मैं करूं दोस्तों, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। मंत्री के अधिकार के अंतर्गत प्राय एक ही प्रमुख विभाग होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। दोस्तों अब क्या करता है, मुख्यमंत्री के विचार विमर्श के बाद मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल क्या करता है, बंटवारा करता है कामों का। अलग अलग विभाग जो है मंत्रियों को दिए जाते हैं। साधारणतया एक मंत्री को एक ही विभाग दिए जाते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर एक से ज्यादा विभाग भी किसी एक मंत्री को दिया जा सकता है। दोस्तों अगर मंत्रियों के शपथ ग्रहण की बात करें तो पद ग्रहण के पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती, पहली पद के कर्तव्य पालन की और दूसरी गोपनीयता की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात तो इन मंत्रियों को शपथ दिलवाने का काम कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा इन मंत्रियों को शपथ दिलाने का जो काम है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है ना। राज्यपाल जो होता है वो इनको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। और पहली जो शपथ है वो किस बात की होती है, पहली शपथ होती है कर्तव्य के पालन की, कि हम ये कार्य करने वाले हैं। और दूसरी शपथ किस बात की दिलवाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा दूसरी शपथ जो है ना दोस्तों, वो दिलाई जाती है गोपनीयता की। किस बात की दिलाई जाती है, गोपनीयता की इन्हें शपथ दिलाई जाती है। मंत्रियों की अगर श्रेणियों की बात करूं तो अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं दोस्तों, है ना। एक तो कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री, जिनको मंत्रिमंडल के सदस्य कहा जाता है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिन्हें राज्य मंत्री कहा जाता है। और तीसरे डेप्यूटी मिनिस्टर्स अर्थात उप मंत्री के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो 3 प्रकार के यहाँ पर मंत्री होते हैं दोस्तों। कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन नीति का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों अब इनमें से जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे वो मंत्री राज्य के मंत्री हैं, या फिर वो मंत्री उप मंत्री हैं, लेकिन इनमें सबसे उच्च स्थान की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो सबसे ऊपरी अगर इस चैनल में होते हैं, ऊपरी स्तर पर अगर इस चैनल की मैं बात करूं, सबसे ऊपर कौन होते हैं, तो वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। दूसरे स्तर पर कौन होते हैं, तो दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं। और उसके बाद में कुछ राज्य मंत्रियों के विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। अर्थात वहां पर अगर कैबिनेट मंत्री नहीं है और राज्य मंत्री बनाया गया है तो वो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कहलाता है। और उसके बाद में कौन आते हैं, उपमंत्री, जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, है ना दोस्तों। तो यहां पर मंत्री बताए कितने प्रकार के, मंत्री बताए 3 प्रकार के, है ना दोस्तों। एक कहलाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक कहलाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और एक कहलाते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, है ना दोस्तों, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब ये जो मंत्री हैं ये सबसे उच्च स्तर के मंत्री होंगे, टॉप पर होंगे, ठीक है, ये इसके बाद में होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई विभाग है और उसमें अगर ये मंत्री नहीं है, सीधा ये मंत्री बनाया जाता है, तो ये मंत्री क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, स्वतंत्र प्रभार के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद में ये जो होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स की सहायतार्थ बनाया जाता है। मंत्री परिषद के अगर कार्यकाल की बात करें ना यदि दोस्तों, तो मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्री परिषद का अधिकतम कार्यकाल कितने समय का हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। किसी भी मंत्री का 5 वर्ष का कार्यकाल होगा और जो विधानसभा होगा उसका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों का ही कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है, 5 साल का होता है। दोस्तों अगर सामूहिक उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं, तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे, तो समस्त मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। दोस्तों अगर मान लीजिए कि कोई कभी अविश्वास कोई प्रस्ताव पास हो जाता है, तो फिर जो मंत्री परिषद है ना, उसको पूरे के पूरे मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा, उस पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र जो है वो देना पड़ सकता है। दोस्तों वेतन और भत्ते की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अनुसार, है ना, 164(5) के अनुसार मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार किसके पास होता है, राज्य के विधानमंडल को होता है। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली, मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल ही सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। दोस्तों मैंने जैसे बताया कि सभी
मंत्री जितने भी होते हैं उन सभी मंत्रियों में सबसे ऊपर कौन से प्रकार के मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं ना। तो मंत्रिमंडल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और मंत्रिमंडल की बैठकें प्राय सप्ताह में एक बार ही होती है। वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे वह इसकी बैठक बुला भी सकता है ना दोस्तों। वैसे तो क्या होता है, प्राय सप्ताह में एक बार इनकी बैठक होनी होती है, लेकिन जब अगर मुख्यमंत्री की इच्छा हो तब मुख्यमंत्री को कोई कार्य हो या कोई विशेष बैठक बुलानी तो उसका आयोजन भी किया जा सकता है। और इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम यदि उनका कोई मंत्री है, अगर यदि मान लीजिए जैसे मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर कौन, तो जो वरिष्ठतम मंत्री होगा उसके द्वारा किया जा सकता है। और बैठक का कोई कोरम या गणपूर्ति नहीं होती। जनरली क्या होता है दोस्तों, अगर कोई बैठक की बात होती है ना तो बैठक में कोई ना कोई कोरम पूरा होना चाहिए। जैसे जनरली कोरम होता है 1/10 का, यानी अगर 100 व्यक्ति हैं तो उसमें 10 व्यक्ति अगर उपस्थित होंगे तो ही इस मीटिंग को सार्थक माना जाएगा या कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोरम की कोई विशेष प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों अगर बात करें मंत्रिमंडल की कार्यवाही के 2 प्रमुख नियम की, तो सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतः सभी निर्णय एकमत से लिए जाते हैं। मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है और ये निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। बहुत विचार विमर्श के बाद में सभी से जनरली राय लेकर के क्या करते हैं, ये विचार विमर्श करने के बाद में निर्णय लिया जाता है और ये निर्णय सभी मंत्रियों का क्या माना जाता है, एक संयुक्त यानी कंबाइंड जो है कलेक्टिव डिसीजन माना जाता है। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है और मंत्रिमंडल की कार्रवाई तथा निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। जैसे हमने पहले भी बात करी, शपथ भी लेते हैं, किसकी? गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं। इसलिए जितने भी कार्य होते हैं साधारणतः उनको क्या रखा जाता है? गोपनीय रखा जाता है दोस्तों यहाँ पर, है ना। मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य की बात करें दोस्तों, सबसे पहले यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल की सहायता और परामर्श देना होता है ना दोस्तों। अनुच्छेद 163 के अनुसार जो मंत्रिपरिषद होता है कोई भी, तो उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य होता है राज्यपाल जो होता है ना, उस राज्यपाल को सहायता देना। क्या देना? उसको सहायता देना, हेल्प करना और एडवाइस देना होता है। और संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के संबंध में जो शक्तियां प्रदान की गई है, व्यवहार में उन सब का उपयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है। दोस्तों अब क्या होता है कि मुख्यमंत्री जो है ना, वो इन जो भी कोई निर्णय ये लेते हैं उसका जो है आगे किसको भेजा जाता है? राज्यपाल को भेजा जाता है कि हमारे द्वारा, हमारे मंत्रिपरिषद के द्वारा ये निर्णय लिया गया है ना। और इसका आर्टिकल ध्यान रखिएगा, 163 नंबर आर्टिकल होता है। शासन की नीति निर्धारित करना, सबसे पहला इनका अगर बात करें अगर दोस्तों अपन कि मंत्रिपरिषद का काम क्या है, तो मंत्रिपरिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या? शासन व्यवस्था निर्धारित करना। जैसे गृह विभाग हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन निर्धारित मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद न केवल नीति निर्धारण करती है बल्कि उसे कार्य में परिणित भी करती है। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, ये जितने भी विभाग होते हैं प्रमुख, इन विभागों से संबंधित जो भी कोई निर्णय लेना होता है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा क्या, इसके अलावा ये क्या करते हैं कि ना केवल ये निर्णय लेते हैं, ना केवल विचार विमर्श करते हैं, बल्कि उसको धरातल पर उतारने का कार्य भी करते हैं। अर्थात ग्राउंड लेवल पर उसको कार्य को करने का भी कार्य के रूप में परिणत करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? वो भी इस मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। संविधान के अनुसार राज्यपाल, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, जी हाँ दोस्तों, अब क्या है यहाँ पर, और सदस्यों तथा उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि गवर्नर जो है ना, वो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो PSCs होती हैं, ऑडिटर जनरल होता है और अदर हाई रैंक्ड ऑफिसर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। और व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही की जाती हैं। जब कभी भी कोई स्टेट होता है दोस्तों, उसमें जो गवर्नर होता है वो क्या करता है? PSCs जो होती हैं उन पर एक अध्यक्ष नियुक्त करता है, ऑडिटर जनरल नियुक्त करता है, और भी बड़ी पोस्ट जो होती हैं उन पर अधिकारियों की नियुक्ति करता है। परंतु मुख्य रूप से वो राज्यपाल किसकी सहायता लेता है, किससे परामर्श लेता है? वो मंत्रिपरिषद से परामर्श लेने का कार्य करता है। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर भी देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं। दोस्तों इनके अलावा, मंत्रियों के अलावा और भी बहुत सारे विधायक होते हैं और भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो चुन करके
इस विधानमंडल में आते हैं तो उन मंत्रियों का, है ना, क्या होता है, वो मंत्री जो होते हैं ना दोस्तों, वो मंत्री क्या करते हैं, उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी देते हैं। जिस विभाग से संबंधित वो हैं, जिससे प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है उन मंत्रियों की, उससे संबंधित यदि उनसे कोई प्रश्न किया जाता है तो वो उसका जवाब भी देते हैं, वो उसके लिए जवाबदेही भी होते हैं। कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। मंत्रिपरिषद न केवल शासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक तथा किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे, इसका निर्णय भी मंत्रिपरिषद को ही करना होता है। दोस्तों हमारे यहाँ पर जो भी है ना इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो भी मेकिंग होती है, कोई भी लॉ बनाना होता है, तो उससे संबंधित जो काम होता है वो भी कौन करता है, वो भी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। बजट तैयार करवाना। दोस्तों क्या होता है कि राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया जाता है। जब कभी भी कोई राज्य होता है ना दोस्तों, उस राज्य में एक वित्त मंत्री होता है। अब हो सकता है कि वो वित्त विभाग उसके मुख्यमंत्री के पास भी हो सकता है या किसी भी अन्य मंत्री के पास में, अन्य व्यक्ति के पास में हो सकता है। जो वित्त मंत्री होता है वो क्या करता है, एक लेखा जोखा रखता है जिसे हम बजट कहते हैं। तो दोस्तों बजट प्रस्तुत किया जाता है और ये जो बजट होता है मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तय किया जाता है। बजट को पारित कराने का उत्तरदायी भी किसके पास होता है, मंत्री परिषद का ही होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो बजट होता है ना, उस बजट के आधार पर ही पूरे वर्ष भर जो है हम या हमारा जो राज्य है वो कार्य करता है ना। और बजट को पारित करने का उत्तरदायी भी किसका होता है, बजट को पारित यानी पास करवाना होता है और उसका जवाब जिम्मेदारी भी किसकी होती है, मंत्री परिषद की ही होती है। दोस्तों ये कुछ बातें थी किससे संबंधित, ये कुछ बातें थी मंत्री परिषद से संबंधित, है ना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।